तो लास्ट क्लास अपन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल किया था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पढ़ा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज एक्ट का कौन सा शेड्यूल में दिया हुआ है स्टेटमेंट का फॉर्मेट? स्टेट शेड्यूल नंबर 3। हम लोग कौन सा डिवीजन का बात कर रहे हैं यहाँ पे? डिवीजन फर्स्ट, जिसपे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होता है। अब मुझे बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है, ये सारा चीज मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड होगा। हम लोग टोटल ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीख रहे हैं, कितना यूजर्स के लिए? 7 लोगों के लिए। कौन कौन है वो? इन्वेस्टर बोला, डेटर बोला, सप्लायर बोल दिया, डेटर और सप्लायर आ गया, इन्वेस्टर आ गया, पब्लिक, गवर्नमेंट, प्रोवाइडर, कस्टमर तो आ गया ना, डेटर, प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस जो बोरोइंग्स वगैरह जो दे रहा है हम लोग को वो, और एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज, इन 7 लोगों के लिए हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1 में कौन सा फॉर्मेट दिया गया है? शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 पार्ट 1 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट है और पार्ट 2 में पीएनएल का फॉर्मेट है। ठीक है, पीएनएल में अपन कैसे प्रेजेंट करते हैं? सबसे पहले इनकम, फिर एक्सपेंसेस। इनकम में कौन सा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड देन अदर इनकम, राइट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट ऑफ जीएसटी होगा या ग्रॉस जीएसटी? नेट ऑफ जीएसटी। जीएसटी हम लोग काउंट नहीं करता सेल्स के अंदर में। ठीक है, अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दो तरह का हो सकता है, वन इज सेल ऑफ गुड्स, अनदर वन इज सेल ऑफ सर्विसेज। जैसे हमने लास्ट क्लास में होटल वाला क्वेश्चन किया था, उसमें दोनों चीज हो रहा था, गुड्स भी सेल हो रहा था और सर्विसेज भी था। होटल के लिए गुड्स क्या था? होटल के लिए सेल ऑफ गुड्स क्या था? रेस्टोरेंट में जो बेच रहा था वो सिगरेट, सिगार्स, वो सब, दैट वाज गुड्स, राइट। क्लियर है। सर्विसेज में क्या था? रूम रेंट, लॉन्ड्री, ये सब। ठीक है, वो सारा तुम्हारा सर्विसेज में आएगा। इज इट क्लियर? तो जब भी आपके पास सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज दोनों है तो दोनों ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आएगा, बट हम लोग उसको अलग अलग शो करता है। इज इट क्लियर? देन एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में सबसे पहले कौन सा एक्सपेंस? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। यहां मटेरियल का मतलब क्या है? रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, राइट। तो ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, फिर माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। इज इट क्लियर? देन होटल वाला जब क्वेश्चन अपन ने किया था तो कंफ्यूजन ये था कि सिगरेट, सिगार्स को रॉ मटेरियल कंज्यूम में लेना है क्या, बट हमने सिर्फ फूड स्टफ लिया था। क्यों? सिगरेट, सिगार्स वाला जो पार्ट था उसको हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम में नहीं लिया था, वेयर एज फूड स्टफ जो था वो रॉ मटेरियल कंज्यूम में लिया था। क्यों? यस, सिगरेट, सिगार्स वाज स्टॉक इन ट्रेड, बना बनाया, उसमें हम थोड़ी ना कुछ चेंज करके बेचेंगे, वो तो रॉ था, जैसे बना हुआ था वैसे अपन को बेचना है। इज इट क्लियर? जिस कोई भी ऐसा चीज जिसका आप फॉर्म चेंज करके या आइडेंटिटी चेंज करके बेचोगे तो वो रॉ मटेरियल होता है। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया। उसके बाद क्या था? परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड मतलब, स्टॉक इन ट्रेड मतलब, yes, the goods which we have purchased from outside just to sell in the same condition, right? बाय किया है सेल करने के लिए, उसी को हम लोग स्टॉक इन ट्रेड बोलते हैं। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम पहला था, फिर परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फिर चेंजेस इन इन्वेंट्री। किसका किसका? स्टॉक इन ट्रेड, फिनिश गुड्स एंड WIP। ठीक है, फिनिश गुड्स कौन सा? जो इन हाउस मैन्युफैक्चर किया है, राइट, जो हमने इन हाउस मैन्युफैक्चर किया है वो, और स्टॉक इन ट्रेड जो हमने खरीदा है। जब भी अपन चेंजेस इन इन्वेंट्री काउंट करते हैं तो इफ क्लोजिंग स्टॉक इज हायर देन ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इज हायर देन ओपनिंग स्टॉक, तो पीएनएल में उसको कैसे दिखाना है? नेगेटिव में दिखाएंगे, नेगेटिव में दिखाएंगे। एंड ओपनिंग स्टॉक इज हायर देन क्लोजिंग स्टॉक, पॉजिटिव दिखाएंगे। प्रेजेंटेशन के लिए कैसे करेंगे? बैलेंस शीट में पीएनएल का नोट्स में प्रेजेंटेशन कैसे दिखाएंगे? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग या ओपनिंग माइनस क्लोजिंग? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। क्लियर है ये चीज? तो पहला था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, फिर परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फिर चेंजेस इन इन्वेंटरी, फिर
एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, राइट। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा? बोनस, परक्विजिट्स, एम्प्लॉय से रिलेटेड जितना खर्चा है वो उसमें आ जाएगा, राइट। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट, उसमें क्या आता है? बोरोइंग्स रिलेटेड कॉस्ट, इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ आ जाएगा उसके अंदर में, ठीक है। तो फाइनेंस कॉस्ट, डिबेंचर पे इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। इफ आपने और कोई बैंक लोन ले रखा है, ओवरड्राफ्ट है, तो उस पे जो इंटरेस्ट है वो सारा फाइनेंस कॉस्ट में आ जाएगा। इज इट क्लियर? उसके बाद डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स का जो वैल्यू कम होगा वो इधर आ जाएगा। देन उसके बाद अदर एक्सपेंसेस। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? तो टोटल ऑफ एक्सपेंसेस आ जाएगा। टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। इफ क्वेश्चन में टैक्स का इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा तो हम लोग उसका प्रोविजन बना लेंगे, तो वो लेस प्रोविजन फॉर टैक्स करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में एक दो पॉइंट डिस्कस किया था। पहला चेंजेस इन इन्वेंटरी डिस्कस कर लिया हमने, फिर एक था एडजस्टेड परचेज, राइट। एडजस्टेड परचेज, या तो क्वेश्चन ये टर्म यूज करेगा एडजस्टेड परचेज, या फिर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो परचेज दिया हुआ है वो एडजस्टेड है। यस, इफ क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है, दैट मींस जो ट्रायल बैलेंस में परचेज है वो एडजस्टेड परचेज है। इज इट क्लियर? अदरवाइज क्वेश्चन खुद ही बोल देगा एडजस्टेड परचेज। इज इट क्लियर? जब अपन एडजस्टेड परचेज लेते हैं तो कौन से दो आइटम को फिर से अलग से नहीं लेते हम लोग? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड नहीं दिखाते, हम डायरेक्टली क्या दिखाते हैं? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में एडजस्टेड परचेज शो करेंगे। इज इट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव डन सर्टेन क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, आराम से बन रहा था। नाउ सी बैलेंस शीट पार्ट वन ऑफ शेड्यूल 3, पार्ट वन ऑफ शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया गया है। जो चीज आप टी शेप में करते थे, टी शेप में हम क्या करते थे? इधर कैपिटल, लाइबिलिटी, इधर एसेट्स, राइट। अब क्या क्या उन्होंने ये चीज पहले दिखा दिया और इसको नीचे लेके आ गए। कैपिटल से टर्म बदल के नाम कर दिया इक्विटी, बिकॉज कंपनी के अंदर में मालिक कौन होता है? इक्विटी होल्डर्स होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर जिसको अपन बोलते हैं। दैट्स वाई हेडिंग का नाम क्या? इक्विटी एंड लायबिलिटी। पहले भी हम लोग क्या करते थे? टी शेप में कैपिटल दिखाते थे। कैपिटल मतलब मालिक का पैसा। मालिक का पैसा में क्या क्या आता है? उसका खुद का इन्वेस्टेड वैल्यू प्लस all the reserves and surplus that also belongs to the owner of the company। कंपनी का कोई भी प्रॉफिट, कोई भी रिजर्व है, वो कंपनी के लिए तो लाइबिलिटी है, क्योंकि वो पैसा किसको बांटना है? ऑनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसीलिए हमारा जो फर्स्ट हेड है वो क्या बन जाएगा? शेयर होल्डर फंड। फंड वर्ड क्यों है? बिकॉज इसमें उनका इन्वेस्टेड मनी भी रहेगा प्लस ऑल द प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स भी आ जाएंगे। देखो, एक मालिक को क्या मिलेगा? शेयर होल्डर को क्या क्या मिलेगा? उनका कैपिटल का पैसा प्लस बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट लॉस है वो कौन बियर करेगा? मालिक ही बियर करने वाले हैं। दैट्स व्हाई रिजर्व्स एंड सरप्लस। एंड द थर्ड हेडिंग इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। लास्ट क्लास डिस्कस किया था क्या ये मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट? नहीं किया क्या? चलो कोई बात नहीं। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स क्या है? नहीं, बहुत बार क्या होता है, इन्वेस्टर कंपनी को पैसा देते हैं बट कंपनी के पास रिटर्न में देने को शेयर्स नहीं, तो शेयर्स के जैसा ही कंपनी उनको शेयर वारंट दे देता है। फ्यूचर में शेयर वारंट कन्वर्ट हो जाएगा शेयर्स के अंदर में। इट इज जस्ट लाइक ए इक्विटी कैपिटल ओनली बट नॉट इक्विटी। शेयर्स ही है बट नॉट शेयर्स। उसके बदले में आपको शेयर्स मिल जाएगा। कंपनी के पास देने को शेयर्स नहीं, से वारंट। हाँ, अल्टीमेटली तो देना ही पड़ेगा, बट इंस्ट्रूमेंट का नाम अलग है। शेयर वारंट है, एक्चुअल शेयर्स नहीं। इज इट क्लियर? तो शेयर वारंट पे आप डिविडेंड दो या नहीं दो तो कंपनी के ऊपर ही हो जाएगा ना, बट नॉर्मली शेयर होल्डर्स को ही हम डिविडेंड देते हैं। तो शेयर वारंट जिसके पास है उसको हम लोग शेयर होल्डर नहीं बोलते। क्लियर है? तो तीन चीज आता है इसके अंदर में। नंबर 1 शेयर कैपिटल, नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस, नंबर 3 मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अपने को प्रोफॉर्मा याद रहना पड़ेगा सो दैट हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही प्रेजेंट करें। इज इट क्लियर? अब शेयर कैपिटल का तो हमेशा से क्या रहेगा? नोट्स टू अकाउंट जो प्रिस्क्राइब बाय लॉ, ऑलरेडी आपने क्लास 12 में कंपनी अकाउंट्स में पढ़ा होगा। सीए फाउंडेशन में आपने शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट बनाना सीखा होगा। आज फिर अपन डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सीखा तो, इफ सीखा भूल गए तो रिवाइज हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो शेयर होल्डर फंड क्लियर है। सेकंड लाइन आइटम इज माई
शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट मतलब एप्लीकेशन मनी मिल चुका है बट शेयर्स अलॉट होना बाकी है। हो सकता है एप्लीकेशन मनी लास्ट वीक ऑफ मार्च में मिला, अलॉटमेंट आप अप्रैल में करोगे। इज इट क्लियर? तो मार्च 31 तक तो वो लाइबिलिटी है ना, वो अमाउंट, तो उसी को हम लोग बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इज इट क्लियर? देन जैसे नॉर्मल पहले आता है लाइबिलिटी में, ये सारा क्या हो गया, दिस इज नोन एज इंटरनल लाइबिलिटी। ये क्या है? इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी इसके बाद क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल लाइबिलिटी, बाहर वाले लोग। अब बाहर वाले दो है, एक वो जिसको मुझे 12 महीने के बाद पैसा देना है लॉन्ग टर्म, और एक वो जो विद इन 12 मंथ्स हम लोग को पे करना होता है शॉर्ट टर्म। इज इट क्लियर? तो हम लोगों ने लाइबिलिटी को दो जगह बांट दिया, वन इज नॉन करेंट लाइबिलिटी, अनदर वन इज करंट लाइबिलिटीज। क्लियर है व्हाट इज नॉन करंट एंड व्हाट इज करंट? ऐसा लाइबिलिटी जो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल आपको पे करना पड़ेगा वो हो गया करंट लाइबिलिटी, और ऐसा लाइबिलिटीज जो आपको बियॉन्ड ऑपरेटिंग साइकिल पे करना इज टर्म्ड एज नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब नॉन करंट लाइबिलिटीज में अपन क्या क्या दिखाते हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जैसे एग्जांपल डिबेंचर्स, बैंक लोन, ये सब इधर आ जाएगा। मतलब 12 महीने से ज्यादा समय के लिए जो जो आपने पैसा बोरो कर रखा है दैट विल बी कैटेगराइज्ड अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। deferred tax liability, what is this deferred tax liabilities? कुछ टर्म, ये वाला टर्म यदि आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से थे तो आपने क्लास 12 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पे भी ये टर्म आया था, बट आपको पढ़ाने वाले लोगों ने ये बोला होगा अरे ये इग्नोर कर दो, ये तो बोर्ड्स में आता नहीं, पूछते नहीं, ठीक है। बट अब अपन इग्नोर नहीं कर सकते। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, इसके ऊपर पूरा का पूरा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, पूरा का पूरा अकाउंटिंग, रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं यहाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 22 AS 22, आप पूरा का पूरा इसके ऊपर पढ़ोगे। अभी समझना क्या है, थोड़ा सा ग्लिम समझो, बिकॉज जब तक हर एक टर्म का मीनिंग नहीं पता होगा, क्लैरिटी नहीं होगा, कभी रिटेन नहीं रह सकता, ठीक है। अब समझना नाम क्या है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, यानी हमने हमारे टैक्स की लाइबिलिटी को डेफर कर दिया। डेफर करने का मतलब पोस्टपोन कर देना, ठीक है। वो आगे जाके मेरे को पे करना ही पड़ेगा। अब ये कैसे पॉसिबल है समझना। एक होता है हमारा कंपनीज एक्ट और एक होता है इनकम टैक्स, ठीक है। पूरा साल बिजनेस करने के बाद, पूरा साल बिजनेस करने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ता है? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है ना, राइट। इनकम टैक्स में चलेगा इनकम टैक्स एक्ट, लेकिन जब आप पूरे साल अकाउंटिंग कर रहे हो तो आप किसको फॉलो कर रहे हो? हम कंपनीज एक्ट को फॉलो करके अकाउंटिंग करते हैं। इज इट क्लियर? अब देखो हुआ क्या, लेकिन जब आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं देन यू हैव टू फॉलो इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स बोलता है जब आप मेरे पास आते हो तब आपको मेरा तरीका ही अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, आपने अकाउंटिंग में कुछ भी किया उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप मेरे को डिटेल बता रहे हो तो आप मेरे अकॉर्डिंग बताओ, जैसे मैं कैलकुलेट करता हूं उसी को आपको कैलकुलेट करके देना पड़ेगा, राइट। अब कैसे डिफरेंस है? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड्स है, स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड, और भी बहुत सारे मेथड है, राइट। बट इनकम टैक्स सिर्फ एक ही मेथड फॉलो करता है, वन इज डब्ल्यूडीवी मेथड। इनकम टैक्स सिर्फ डब्ल्यूडीवी मेथड करता है, एंड दैट टू उनके रेट्स है और भी कहानी। इनकम टैक्स बोलता है यदि आपने कोई भी एसेट 1 अक्टूबर से पहले परचेज करी है, 1 अक्टूबर से पहले परचेज किया है, मतलब 1 अक्टूबर इज द मिड ऑफ अवर फाइनेंशियल ईयर, बोलते हैं उससे पहले कोई भी डेट में आपने परचेज किया है, यू विल बी अलाउड डेप्रिसिएशन फॉर द होल ईयर। यानी मैं 1 जुलाई को भी खरीदूंगा तो मेरा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट जो होगा वो कितने महीने के लिए होगा? पूरे 12 महीने के लिए। लेकिन हमने तो ये सीखा ही नहीं ऐसा डेप्रिसिएशन चैप्टर में। हमने तो क्या सीखा है, जिस दिन यूज करना स्टार्ट करते हैं उस डेट से लेके ईयर एंड तक जितना ड्यूरेशन होता है उतना ड्यूरेशन का ही बस डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। मिसमैच हो गया ना, राइट। अब समझो, सपोज आपने एक एसेट परचेज किया 1 जुलाई को 1 लाख रुपए का,
डेप्रिसिएशन है एट द रेट 12%, ठीक है। एज पर कंपनीज एक्ट जब आपने अपने बुक्स में डेप्रिसिएशन दिखाया होगा तो कितना रुपए दिखाया होगा? 1 जुलाई को आपने एक एसेट परचेज किया 1 लाख का, डेप्रिसिएशन रेट है एट द रेट 12%। तो बताओ एट द एंड ऑफ द ईयर हमने हमारे बुक्स में कितना डेप्रिशिएट किया होगा? एट द एंड ऑफ द ईयर आपने अपने बुक्स में कितना डेप्रिशिएट किया? 9,000, ठीक है, 9,000। लेकिन जब ईयर एंड में आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, इनकम टैक्स भी इसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउ करेगा, बट इनकम टैक्स बोलता है हमें ये सब समझ में नहीं आता। पहला बात है आपने मेथड जो लगाया WDV लगाया, कोई बात नहीं हम भी वही लगाएंगे, बट द प्रॉब्लम इज दैट इनकम टैक्स बोलता है इफ आपने 1 अक्टूबर से पहले खरीदा है तो पूरा साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, 1 अक्टूबर के बाद में खरीदा तो 6 महीना का डेप्रिसिएशन लगेगा। इवन आपने 30 मार्च को भी खरीदा है और पुट टू यूज हो गया है तो इनकम टैक्स बोलता है 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। लेकिन कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? सिर्फ 2 ही दिन का डेप्रिसिएशन लगेगा। इज इट क्लियर? तो कंपनीज एक्ट करता है पुट टू यूज से लेके ईयर एंड तक के ड्यूरेशन को काउंट करता है, बट इनकम टैक्स ऐसे नहीं करता। इनकम टैक्स क्या करता है? इफ इट इज बिफोर 1 अक्टूबर देन डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज फॉर होल ईयर, if it is after 1st of October depreciation will be charged for 6 months। समझ में आया? तो एक बात बताओ, आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 9,000 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिखाया, तो यानी आपका प्रॉफिट 9,000 से कम हो गया होगा। इज इट क्लियर? अब जब इनकम टैक्स इसी चीज को कैलकुलेट करेगा तो वो कितना डेप्रिसिएशन अलाउ करेगा? 12,000 रुपए। आप कितना एक्सपेंस मांग रहे थे इनकम टैक्स से? आपने एज पर बुक्स 9,000 ही क्लेम किया था, बट इनकम टैक्स अलाउ कितना कर रहा है? ज्यादा खर्चा अलाउ कर रहा है, तो मतलब टैक्स कम देना पड़ा होगा ना। आप तो 9,000 ही एक्सपेंस शो कर रहे थे, लेकिन इनकम टैक्स ने कितना अलाउ कर दिया? 12,000 अलाउ कर दिया, तो मेरा 3,000 का प्रॉफिट और बच गया ना, तो 3,000 पे मुझे टैक्स भी नहीं देना पड़ा। इज इट क्लियर? चलो कोई बात नहीं, आज तो बच गया, लेकिन इनकम टैक्स इस स्पीड से डेप्रिशिएट करेगा तो इनकम टैक्स की नजर में मेरा एसेट तो कब का फुल्ली डेप्रिशिएट हो जाएगा। लेकिन बिजनेस की बुक्स में तो एसेट धीरे धीरे डेप्रिशिएट होगा। आई बात समझ में? कहीं ना कहीं जब फ्यूचर में आगे चल के एज पर कंपनीज एक्ट में डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा ना, इनकम टैक्स बोलेगा मेरे नजर में तेरा पूरा एसेट डेप्रिशिएट हो चुका है, मैं ऑलरेडी तुझे ज्यादा ज्यादा करके अलाउ कर रहा हूं, तो मेरे नजर में ये एसेट पूरी डेप्रिशिएट हो चुकी है। तो वो उस पर एक ईयर आएगा जब आप क्लेम करोगे बट इनकम टैक्स अलाउ नहीं करेगा। तो जब इनकम टैक्स अलाउ नहीं करता है तो दैट एक्सपेंस इज कंसीडर्ड एज योर इनकम, तो उस पर टैक्स ले लेगा। मतलब आज तो मेरा 3,000 रुपए पे टैक्स बच रहा है, लेकिन कभी ना कभी फ्यूचर में जाके क्या होगा, उस वैल्यू पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन कंपनीज एक्ट एंड इनकम टैक्स एक्ट, आज जो टैक्स सेव हो रहा है बट कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके मुझसे इनकम टैक्स ले ही लेगा, उसी को हम बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्लियर है? दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पूरे चैप्टर के अंदर में आपको कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में ये दिखेगा नहीं, लेकिन अपन को समझना जरूरी है क्योंकि अपन AS22 पढ़ेंगे, वहां पे थोरली समझेंगे कि क्या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होता है, क्या डेफर्ड टैक्स एसेट होता है, कब क्रिएट करना है, कब क्रिएट नहीं करना है। इज इट क्लियर? इसीलिए मैंने इतना डिटेल में अभी आपको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी समझाया, एसेट नहीं समझाऊंगा, बिकॉज एसेट के लिए बहुत सारा कहानी है, वर्चुअल सर्टेनिटी सपोर्टेड बाय कन्विंसिंग एविडेंस, बहुत कुछ कहानी है। बिकॉज प्रूडेंस मुझे क्या बोलता है? एंटिसिपेट ऑल फ्यूचर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इग्नोर ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो कोई भी डेफर किया हुआ फ्यूचर का एसेट में आज रिकॉर्ड करूंगा तो प्रूडेंस का कहीं ना कहीं वायलेशन है ना। तो प्रूडेंस के लिए एएस में कुछ सर्टेन लाइंस लिखा हुआ है, वो लाइंस फुलफिल होगा तभी हम डेफर टैक्स एसेट को रिकॉग्नाइज करते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? तो जब अपन AS22 पढ़ेंगे वहां पे क्लैरिटी आ जाएगा, बट आई होप थोड़ा सा ग्लिम्स आपको एक आइडिया लगा व्हाट इज डेफर्ड टैक्स।
इट इज नथिंग, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन टैक्स लाइबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट एंड इनकम टैक्स एक्ट। हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं वो किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे? कंपनीज एक्ट। लेकिन लास्ट में जब आईटीआर फाइल करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग होगा? इनकम टैक्स एक्ट। तो दोनों में डिफरेंस होने की वजह से इस हमारे बुक्स में डेफर्ड टैक्स क्रिएट होता है। क्लियर है ये? सी नंबर में लिखा हमने अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। कोई भी ऐसा लाइबिलिटी जो मेरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नहीं है तो उसको हम लोग अदर लॉन्ग टर्म में डाल देगा। फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, एम्प्लॉयज से रिलेटेड ज्यादातर जितना भी प्रोविजन होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, जैसे ग्रेचुइटी बेनिफिट। अदर लॉन्ग टर्म में क्रेडिटर आ जाएगा इफ क्रेडिटर का 12 महीने से ज्यादा के बाद पेमेंट करना है, तो ऑपरेटिंग साइकिल के बाद इफ आपको क्रेडिटर को पेमेंट करना है तो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन मेंशन करेगा तभी हम वो क्लासिफिकेशन करना सीखेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी लाइबिलिटी जो 12 महीने के बाद पेमेंट करना है वो मेरा यहां क्लासिफाई होगा नॉन करंट। फिर आइडेंटिफाई करना है कि वो किसके अंदर जाना चाहिए। इज इट क्लियर? कोई भी लाइबिलिटी वो आपको जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पे करना है वो हो गया करंट लाइबिलिटी। आई बात समझ में? तो नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये चार चीज आता है आपका नॉन करंट लाइबिलिटी में। इसके अलावा पांचवा कुछ भी नहीं आएगा। वेरएज करंट लाइबिलिटी में इसी का उल्टा है, लॉन्ग टर्म था उधर और इधर क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, फिर ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स का मतलब क्या होता है? क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। क्रेडिटर भी ट्रेड पेबल्स है, वेरएज बिल्स पेबल भी आपका ट्रेड पेबल्स है। पहले तो नाम समझना, ट्रेड पेबल मतलब जिस चीज में हम डील करते हैं उसके लिए किसी को पैसा चुकाना है। तो आपने किसी से गुड्स खरीदा, ट्रेड किया, उसके लिए पैसा पे करना है, कम्स अंडर ट्रेड पेबल। अब जिससे आपने गुड्स खरीदा उसको पैसा चाहिए, वो बोलता है भैया क्या भरोसा आप नहीं दोगे, उसी दिन उसने एक बिल बनाया और आपसे साइन करवा लिया, तो वो भी तो क्या है? ट्रेड करने की वजह से हुआ बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल भी ट्रेड पेबल्स का कैटेगरी में आता है। इज इट क्लियर? तो ट्रेड पेबल्स मींस क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। इज इट क्लियर? फिर अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जस्ट लाइक रिवर्स ऑफ नॉन करंट है। ठीक है, बट ये याद होना पड़ेगा, याद नहीं होगा तो बैलेंस शीट बनाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये सब आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा। ये सब शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो लॉन्ग टर्म में कौन सा आएगा भैया? एम्प्लॉय से रिलेटेड रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स। रिटायरमेंट के टाइम जो आपको पैसा देना होता है उसके लिए हम क्या करते हैं? आज ही प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और भी हो सकता है प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स, ये क्या होता है? यस, जैसे कि आप बैटरीज वगैरह खरीदते हैं या इन्वर्टर बैटरी, तो उसमें 5-5 साल 10-10 साल का वारंटी होता है। कल को कुछ भी हो गया तो कंपनी वाला उसको फ्री में ठीक करके देगा या रिप्लेस करके देगा, राइट? तो वो तो फ्यूचर का खर्चा है ना। और ऐसा तो है नहीं हमने जितना प्रोडक्ट बनाया है सारा 100% परफेक्ट होगा, कुछ ना कुछ में तो कुछ डिफेक्ट होगा, प्रॉब्लम आएगा, तो कोई ना कोई कस्टमर तो आएगा ना अपना क्लेम लेने के लिए, राइट? क्योंकि वो तो वारंटी पीरियड में होगा तो क्लेम देना पड़ेगा, जैसे मोबाइल फोन वाला कंपनी लोग देता है। तो वो जो क्लेम है एक लमसम कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम पहले से ही अपने बुक्स में वो पैसा साइड करके रखते हैं, दैट इज लॉन्ग टर्म प्रोविजन। समझ में आया? प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। तो आपको लाइबिलिटी पार्ट में कोई दिक्कत? अब लाइबिलिटी पार्ट में सीक्वेंस याद रहना बहुत जरूरी है। इज इट कौन सा हेड्स के अंदर में क्या क्या आता है? क्लियर है? दिमाग में सेट हुआ? नहीं हुआ तो आप लोग शॉर्टकट भी कर सकता है। क्या था शॉर्टकट किसी के पास? शेयर होल्डर फंड, मालिक। मालिक इज द सबसे बेशरम आदमी। मालिक को शर्म होगा तो धंधा कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। ही हैज टू बी रूथलेस। डिसीजन मेकिंग उसका वैसे ही होता है और उसको एकदम शर्म नहीं होता, फटाफट एम्प्लॉय से काम करवाता है, बल्कि चूस ही लेता है पूरा का पूरा ओवर एक्सेस भी करवा लेगा।
और पैसा देने के टाइम भी ना पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, यानी ही इज द बिगेस्ट बेशरम इन द एंटायर वर्ल्ड। सारे के सारे मालिक वैसे ही होते हैं, और मालिक में शर्म हुई तो प्रॉब्लम ही है, राइट? इज इट क्लियर? तो शेयर होल्डर फंड बोले तो मालिक, मालिक बोले तो बेशरम, तो यानी इसके पास क्या नहीं है? शर्म नहीं है। मैं ऐसे लिख दूं इंग्लिश में, शर्म। S for share capital, R for reserves and surplus, M for money received against share warrants। ठीक है, सीक्वेंस याद होना जरूरी जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। लाइन आइटम नंबर 2, इसको तो ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, इसके अंदर कुछ सब हेड्स है नहीं। तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, क्लियर है? नॉन करेंट लाइबिलिटी, अब नॉन करेंट लाइबिलिटी कैसे याद रखें? मालिक कैसा भी हो, उसमें शर्म नहीं भी है, लेकिन एक प्यारी सी गुड़िया उसकी होती है, एक बेटी तो होगी। लक्ष्मी जी का तो वास ही उन्हीं के अंदर है, तो सभी यही बोलते हैं भाई बेटी हो गया तो सब बढ़िया है। तो एक प्यारी सी गुड़िया है, तो उनकी डॉल जैसी गुड़िया है, ठीक है, डॉल जैसी गुड़िया है। बस अपन को ध्यान में क्या रखना है, बस एल पहले लेके आ जाना। इज इट क्लियर? तो एल फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डी फॉर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, ओ फॉर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, एल फॉर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? इसको हम टॉस कर देंगे। अब डॉल है तो नटखट सी होगी, थोड़ी लड़की है तो खर्चा तो ऑब्वियस सा बात है, ऐसे कैसे, लेकिन खर्चा ऊपर मालिक, मालिक तो एक ही चीज समझ में आता है, पैसा, अरे नहीं पैसा तो है नहीं, खर्चा कहाँ करना है, सब बचा के रखना है, ठीक है? अब पापा हो चाहे मम्मी हो, मालिक में कोई भी हो, लेकिन पैसा ऐसे मांगने जाओ, अभी कहाँ, अभी तो पैसा है नहीं, अभी तो तुमने वो लिया था, अभी तो तुमने ये खरीदा था, इट्स लाइक कि नहीं देना है। अब बेचारी डॉल ये बोलती है ऐसे मत करो, मेरे को देना है, पार्टी देना है, अभी थोड़े दिन एक नया रेस्टोरेंट खुला है, वहां खाना खाने जाना है। अब पापा मम्मी जो भी मालिक है, पागल हो गया, इतना महंगा जगह जाएगा, एक काम कर, इस पैसे को एफडी बना ले, तेरे फ्यूचर में काम आएगा। एंड शी इज लाइक कि नहीं 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 बनाना एफडी, आप लोग पैसा कमाओ, आप लोग जमा करो, मेरे को तो एंजॉय करना है। तो फिर हो गया बहस, जिदबाजी, जिदबाजी होते ही अब सॉल्यूशन कौन लेके आएगा? पापा इज सेइंग कि लाइक एफडी बना, शी इज सेइंग कि नहीं 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 नहीं, मेरे को खाने पीने जाने दो, नया रेस्टोरेंट है, मैं वहां जाके खर्चा करूंगी, ये पैसा सेव करके मेरे को कुछ नहीं होने वाला। एंड पापा इज लाइक कि देख तू एफडी बना, इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, और पैसा बढ़ेगा, और पैसा बढ़ेगा। एंड दोनों में झगड़ा, पापा मम्मी जो भी हो, ठीक है? तब झगड़े का रिजॉल्व कैसे होगा? टॉस करके, हेड आया तो ये, टेल आया तो वो, तो इसीलिए क्या करेंगे अपन, डॉल ने क्या किया, टॉस, बस ध्यान रखना है, ऐसे एक आगे आ जाएगा। S for short term borrowings, T for trade payables, O for other current liabilities, S for short term provisions. Is it clear? तो एक बात बताओ, टॉस कौन जीता होगा? बेटी डॉल, उसका तो लक वैसे भी बहुत तेज होता है, तो वही जीती होगी। तो कंक्लूजन क्या आया? टॉस जीतते वो बोली नो लॉन्ग टर्म एफडी, कोई एफडी वेफडी नहीं बनाएंगे, नो लॉन्ग टर्म एफडी, बोलता है नहीं बनाऊंगी, राइट? अब देखो यहां पे क्या क्या मिल जाएगा, एन फॉर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, ओ फॉर अदर नॉन करेंट एसेट्स, राइट? लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, राइट? देन एफ फॉर फिक्स्ड एसेट्स, अब फिक्स्ड एसेट्स का नाम बदल के क्या हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। पहले फिक्स्ड एसेट्स ही लिखते थे, याद है टी शेप के अंदर अपन नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स ही लिखा करते थे, बट अब वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, अब वो चेंज हो गया तो हो गया, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, एफ जो फिक्स्ड एसेट्स है बस दिमाग में रखेंगे, वो क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एंड डी फॉर डेफर्ड टैक्स एसेट, अभी थोड़ी देर पहले डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डिस्कस किया था, वैसे ही होता है आपका डेफर्ड टैक्स एसेट, ठीक है? अभी उसको इन डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, डेफर्ड टैक्स एसेट क्या है, वैसे भी इस चैप्टर में काम नहीं आने वाला है। एस 22 जब अपना कवर हो जाएगा तब आपको क्लैरिटी आएगा व्हाट इज दिस डेफर्ड टैक्स एसेट। समझ में आया? क्लियर है? यहां तक कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सो एफडी तो बनाया नहीं, तो रेस्टोरेंट गई वो, भाई नया रेस्टोरेंट खुला है, नया रेस्टोरेंट का नाम था
सीटोस, बस सी स्क्वायर है, ये चीटोस नहीं है, ठीक है, सीटोस है उसके नए रेस्टोरेंट का नाम जहां पे वो गई खाने के लिए, पार्टी करने के लिए। तो सी फॉर करेंट इन्वेस्टमेंट, और सी स्क्वायर है ना, तो और एक सी का मतलब क्या हो जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। आई फॉर इन्वेंट्रीज, टी फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स, ओ फॉर अदर करंट एसेट्स, एंड एस फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। क्लियर है, ये सारा चीज करंट एसेट्स के अंदर में आता है। अब ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब क्या, यस, डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल। सिर्फ डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल्स में नहीं आता, इवन बिल्स रिसीवेबल्स इज आल्सो कंसीडर्ड एज ट्रेड रिसीवेबल्स। क्लियर है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है शेयर कैपिटल। ऑलरेडी आपने फाउंडेशन में ये चीज किया होगा, ठीक है, एंड कॉमर्स बैकग्राउंड से तो 12th में भी अपन ने किया है, शेयर्स वाले चैप्टर में। वहां क्या होता है, शेयर कैपिटल के नोट्स जब भी आप बनाओगे सबसे पहले क्या बताना है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, उसके बाद अपन क्या बताते हैं, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और उसके बाद इसी के अंदर में सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप होता था ना, राइट। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, जब आप इशूड एंड सब्सक्राइब्ड दिखाते हो तो कोई भी शेयर्स अदर देन कैश इशू कर रखा था, एनी शेयर्स विच यू हैव इशूड अदर देन कैश, तो उसको हम लोग सेपरेटली डिस्क्लोज करते थे कि कितने शेयर्स आपने अदर देन कैश इशू कर रखा है। और एक नया चीज जो आप सीख रहे हो, ये चीज आप पहले नहीं दिखाते थे। सिली मिस्टेक हो जाता है जब प्रॉपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक तो अदर देन कैश ही दिखाना भूल जाते हैं, इफ ये याद है तो बोनस वाला पार्ट दिखाना भूल जाते हैं। इफ आपने कोई भी बोनस शेयर्स इशू किया तो बोनस शेयर्स भी तो अदर देन कैश हुआ ना, बोनस शेयर्स देने से बिजनेस में कोई पैसा आता है क्या, तो बोनस शेयर्स भी अदर देन कैश ही है। तो दोनों चीज को आपको सेपरेटली भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, यहां टोटल में तो आएगा ही आएगा, राइट, बट उसको अलग से नोट में भी नीचे में दिखाना पड़ेगा। क्लियर है, कितना नंबर ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश है और कितना शेयर्स एज ए बोनस आपने इशू कर रखा है। इफ किसी का एरियर है तो लेस कॉल्स इन एरियर, एंड आपने कोई शेयर्स को फॉरफिट कर लिया तो ऐड शेयर फॉरफीचर। इज इट क्लियर, आई बात समझ में। तो ये शेयर कैपिटल का नोट्स अपन को बनाना होता है। बाकी जितने भी नोट्स है कोई स्टैंडर्ड नोट्स नहीं है, ज्यादातर आपको ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेबल्स का नोट्स थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बाकी जो डिटेल्स है वही है। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या ध्यान में रखना है, जब आप लोग टी शेप का फॉर्मेट बनाते थे, ऐसा होता था, तब आप क्या करते थे, टी शेप में इफ लॉस है तो आप इधर लिखते थे पीएनएल अकाउंट, एंड इफ प्रॉफिट है तो पीएनएल का बैलेंस इधर लिखते थे। बिकॉज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट इज अ लाइबिलिटी, तो आप उसको लाइबिलिटी साइड में लिखते थे, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस इज एन एसेट, वाई एसेट, वाई बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस इज एन एसेट। अरे भाई वो लॉस किससे लेगा, बिजनेस, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट पर्सन, राइट। तो बिजनेस ये लॉस का पैसा किससे लेगा, बिजनेसमैन से, उससे तो मिलना है ना, तो दैट्स व्हाई लॉस इज एन एसेट, वेयर एज प्रॉफिट इज अ लाइबिलिटी। वाई, क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, ये पैसा किसको देना है, बिजनेसमैन को देना है, दैट्स व्हाई प्रॉफिट इज अ लाइबिलिटी, रिजर्व्स आर लाइबिलिटी, लॉसेज आर एसेट। ये आप पहले ऐसा करते थे टी शेप में, बट अब आप ऐसा नहीं करोगे, अब आप ऐसा नहीं करोगे। all the reserves and surplus, all the reserves and surplus, whether it is negative or positive, will be shown under the head reserves and surplus। चाहे आपका प्रॉफिट है चाहे वो लॉस है, इफ लॉस है तो नेगेटिव करके दिखाएंगे, प्रॉफिट है तो पॉजिटिव करके आएगा, बट वो अलग अलग नहीं आएगा, वैसे तो लाइबिलिटी में नहीं, सिर्फ एक ही जगह आएगा सारा का सारा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्लियर है, ये सारे रिजर्व्स के सर्टेन एग्जांपल्स है, ठीक है। देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आता है, अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जब आप प्रेजेंट करोगे तो ध्यान रखना, कुछ बोरोइंग्स हमारी सिक्योर्ड होती है, सिक्योर्ड बोरोइंग्स का मतलब मॉर्गेज रख के लिया होगा, और कुछ अनसिक्योर्ड होती है, हमने कुछ भी मॉर्गेज नहीं रखा। तो बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स में आपको एकदम क्लासिफाई करके बताना पड़ेगा कौन सी सिक्योर्ड है कौन सी अनसिक्योर्ड है। एंड इफ टर्म लोन है तो व्हाट डू मीन बाय टर्म लोन,
बैंक से कुछ समय के लिए लोन लेते हैं, राइट? तो वो टर्म लोन किससे ले रखा है? जब आप किसी से लोन स्पेसिफिक पीरियड के लिए लेते हो, 3 साल, 5 साल, 7 साल, तो उसको टर्म लोन बोला जाता है। इज इट क्लियर? कितना टर्म के लिए लिया है? तो वो टर्म लोन आपने बैंक से ले रखा है या किसी और से ले रखा है, उसका क्लासिफिकेशन भी आपको सेपरेटली करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो बोरोइंग्स में हर चीज बताना पड़ेगा। सिक्योर्ड लोन कितना ले रखा है, अनसिक्योर्ड कितना ले रखा है, टर्म लोन कितना ले रखा है, टर्म लोन में भी बैंक से कितना ले रखा है, अदर पार्टी से आपने कितना ले रखा है। इज इट क्लियर? इवन इफ कोई स्पेसिफिक एसेट आपने मॉर्गेज कर रखी है, आपने कोई लोन लिया अगेंस्ट प्लांट एंड मशीनरी, आपने कोई लोन लिया अगेंस्ट योर लैंड एंड बिल्डिंग, तो वो भी आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। उस लोन वैल्यू के नीचे में एज अ नोट आपको बताना पड़ेगा कि दिस लोन इज सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन या अगेंस्ट प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। ये सारा चीज आपको लिखना पड़ेगा। इफ एनी लोन इज टेकन अगेंस्ट द गारंटी ऑफ डायरेक्टर और अदर देन द अमाउंट ऑफ सच लोन अंडर ईच हेड शुड बी डिस्क्लोज्ड। इसका मतलब क्या हुआ? यदि आपको एक लोन मिला है, लेकिन लोन के लिए आपने कुछ मॉर्गेज नहीं रखा, मॉर्गेज तो रखना होता है, तो हुआ क्या कि आपके डायरेक्टर बहुत रेप्यूटेड है, जैसे मैंने बोला ना उसके विजय माल्या की वर्डिंग्स पे बैंक ने लोन दे दिया, राइट? तो आपको नोट्स में लिख के दिखाना पड़ेगा कि ये लोन हमने डायरेक्टर की गारंटी पे ले रखा है। इज इट क्लियर? वो हर एक चीज, हर एक इंफॉर्मेशन जो यूजर्स के लिए रेलिवेंट हो सकती है, वो सारा चीज अपन नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करेंगे। से पॉइंट नंबर 2 देखो, कोई भी स्पेसिफिक एसेट मॉर्गेज करके यदि आपने लोन लिया है, देन इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि कौन सा एसेट हमने मॉर्गेज करके लिया है उस लोन के नीचे में। आई बात समझ में? यदि आपने लोन ले रखा है आईसीआईसीआई बैंक लोन, राइट? अब यदि आईसीआईसीआई बैंक से जो लोन लिया है उसके अगेंस्ट में मैंने अपना लैंड एंड बिल्डिंग मॉर्गेज रख दिया, तो आपको उसके नीचे में लिखना पड़ेगा सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग या फिर अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग। इज इट क्लियर? वो विद द क्वेश्चन आएगा, बट ये पॉइंट्स ध्यान रखना। जब आप रिवाइज करोगे आज जाके, तो पहले थॉरोली दिमाग में सेट करना कि मेरे को क्या क्या चीज ध्यान में रखना है, बाकी हर एक चीज क्वेश्चन में कवर्ड हो जाएगा। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? देन अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में एक ट्रेड पेबल्स है। ट्रेड पेबल्स बोले तो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, जिसको मुझे पेमेंट करना है आफ्टर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ, और उसके अलावा कोई भी ऐसी लाइबिलिटी जो हम बाकी जगह में क्लासिफाई नहीं कर सकते, ऐसी कोई भी लाइबिलिटी जो अपन बाकी जगह क्लासिफाई नहीं कर सकते लेकिन लॉन्ग टर्म है, तो वो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आ जाएगा। इज इट क्लियर? देन लॉन्ग टर्म प्रोविजन में कोई भी प्रोविजन रिलेटेड टू एम्प्लॉय बेनिफिट है, कोई भी प्रोविजन रिलेटेड टू एम्प्लॉय बेनिफिट्स है वो, या फिर क्वेश्चन खुद ही ऐसा नेचर का एग्जांपल दे रहा है जिसमें हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, तो वो भी लॉन्ग टर्म प्रोविजन की हेड्स में जाएगा। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नॉर्मल है, जैसे हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिखाते हैं वैसे ही शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आ जाएगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आपने बैंक से कितना ले रखा है वो बताना पड़ेगा, अदर पार्टी से कितना ले रखा है वो भी सेपरेटली शो करना पड़ता है। इवन रिलेटेड पार्टी से, रिलेटेड पार्टी बोले तो रिलेटेड पार्टी एनबीएफसी कैसे हुआ? तुम्हारा कंपनी है, तुमने तुम्हारे पापा से ले रखा है, ठीक है, दैट्स अ रिलेटेड पार्टी। तो डिसीजन मेकिंग में फर्क पड़ता है। तो रिलेटेड पार्टी से यानी रिलेटिव से कोई भी लोन ले रखा है तो वो आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इवन ऐसा भी हो सकता है आपकी एक कंपनी है, आपके बड़े भाई की एक कंपनी है, उस कंपनी से आपने लोन ले लिया, तो ये भी रिलेटेड हो गया, क्योंकि बड़ा भाई तो भाई इन्फ्लुएंस कर सकता है ना, तो वो भी एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो गया। बाकी अपन पढ़ेंगे AS 18, इस रिलेटेड पार्टी के लिए हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर पढ़ेंगे 18, AS 18 पढ़ते हैं अपन, रिलेटेड पार्टीज। तब वहां पे आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि कौन सा रिलेटेड है और कौन सा रिलेटेड नहीं है। ठीक है? करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये क्या है? मतलब एक लोन ले रखा था 10 साल के लिए, राइट? 9 साल, 9 years कंप्लीट हो चुके, अब ईयर एंड में नेक्स्ट ईयर तो मुझे वो रीपे करना ही है, तो दैट लॉन्ग टर्म लोन बिकम्स माय शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स।
पहले लॉन्ग टर्म था, लेकिन अब नेक्स्ट ईयर मुझे जब उसका रीपेमेंट करना ही है तो दैट इज क्लासिफाइड एज करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म में आ जाएगा वो। पहले वो यहां आ रहा होगा, पहले मैंने उसको यहां क्लासिफाई किया होगा, बट जब उसका मैच्योरिटी डेट नजदीक आ जाता है, जो मुझे नेक्स्ट ईयर पे ही करना है, 31 मार्च में हम डिसाइड करते हैं व्हाट इज माय नॉन करंट एंड व्हाट इज माय करंट। इज इट क्लियर? तो 31 मार्च को यदि ऐसी कोई लायबिलिटी जो 12 महीने के बाद पे करनी है तो नॉन करंट, और यदि विद इन 12 मंथ्स पे करनी है तो मेरा कहां चला जाएगा? करंट के अंदर। एंड इफ वो बोरोइंग्स है तो वो कहां जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। क्लियर है? ये समझ में आया नहीं आया? क्लियर है यहां तक? ट्रेड पेबल्स का एजिंग का शेड्यूल देखो अभी तक पूछा नहीं गया है, बट माइट भी छोटे मार्क्स में आपको पूछ ले। एजिंग शेड्यूल, ना व्हाट इज दिस एजिंग शेड्यूल? कितना समय से वो ड्यू है आपके बुक्स में? आपने क्रेडिटर से गुड्स परचेज किया, लेकिन कितना टाइम से आपने पे नहीं किया, उसी को अपन एजिंग शेड्यूल बोलते हैं। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? अब ये एजिंग शेड्यूल में क्या होता है? लेस देन 1 ईयर, मतलब कोई ऐसे क्रेडिटर जिसको मुझे लेस देन 1 ईयर ही हुआ है टाइम पे करना है, या फिर 1 से 2 साल हो चुका है अभी तक हमने पे नहीं किया, 2 से 3 इयर्स, मोर देन 3 इयर्स। तो इस तरीके से आपको क्लासिफाई करना पड़ता है। तो ये नॉर्मली हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, नॉर्मली हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वहां पे काम नहीं आएगा, वहां काम नहीं आने वाला। बट आईसीए आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकता है एजिंग ऑन ट्रेड पेबल्स, तो आपको ये बनाना आना चाहिए। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? अब इसमें भी दो तरह के लोग हैं। कुछ ऐसे क्रेडिटर कुछ ऐसे क्रेडिटर जिसके साथ हमारा डिस्प्यूट नहीं चल रहा, मतलब झगड़ा नहीं चल रहा, और कुछ ऐसे क्रेडिटर जिसका हमारे साथ क्या हो रहा है? डिस्प्यूटेड है। हो सकता है हमने केस कर रखा है, या उसने केस कर रखा है, या हम बोल रहे हैं हमें देना ही नहीं है, आप गलत गलत बोल रहे हो, हम सारा पेमेंट कर चुके हैं, राइट? तो इस तरीके दो तरीके से क्रेडिटर होते हैं। एक वो जिससे हमारा कोई झगड़ा नहीं है, बस हमने पे नहीं किया, थोड़ा लंबा समय हो गया। एक वो क्रेडिटर जिनके साथ हमारा झगड़ा चल रहा है। इज इट क्लियर? तो एक हो जाएगा नॉन डिस्प्यूटेड और एक डिस्प्यूटेड। अब नॉन डिस्प्यूटेड में भी दो लोग हैं, एक छोटे लोग और एक बड़े लोग। छोटे लोग का मतलब एमएसएमई, एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, वो सारा इसमें कवर होगा। ठीक है? एमएसएमई समझ में आया? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस लिख के रखना, लिख सकते हो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो जो भी एमएसएमई है उसको अलग से दिखाएंगे, और एमएसएमई को छोड़ के जितने भी लोग हैं उनको अलग से कैटेगराइज करोगे। इज इट क्लियर? ये कहीं ना कहीं आपके शेड्यूल्स में दिए हुए हैं, तो मैंने नोट्स का पार्ट बनाना, बिकॉज आई फील कि इससे छोटा मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, 4 मार्क का छोटा क्वेश्चन बन सकता है। बोलेगा ट्रेड पेबल्स एजिंग शेड्यूल बना के दिखाओ, तो आपको पता होना चाहिए ट्रेड पेबल्स एजिंग शेड्यूल क्या होता है। लेस देन 1 ईयर, 1 से 2, 2 से 3, मोर देन 3 एंड टोटल। ठीक है? एक वो क्रेडिटर जिसको मुझे पे करना है बट समय लेस देन 1 ईयर हुआ है। एक वो क्रेडिटर जिसको हमें पे करना है बट 1 से लेके 2 साल हो चुका है। एक वो क्रेडिटर जिसका 2 से 3 साल हो चुका है, अभी तक ओवरड्यू है, हम लोग को पेमेंट करना ही है। और फिर वो क्रेडिटर जिसको हमें 3 इयर्स के बियॉन्ड टाइम हो चुका है पे किए। आई बात समझ में? क्लियर है? फिर अदर करंट लायबिलिटीज में सर्टेन एग्जांपल्स मैंने लिखे। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने। फिर इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, एडवांस इनकम, आउटस्टैंडिंग, ये सारा चीज मेरा अदर करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड, व्हाट डू यू मीन बाय अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड? यस, अनपेड डिविडेंड का मतलब कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया और अभी तक पेमेंट करना बाकी है, विद इन 15 डेज पे करना होता है। ठीक है? डिक्लेयर कर दिया तो अपने बुक्स में लायबिलिटी तो आएगी, तो वो हो गया अनपेड डिविडेंड। और अनक्लेम्ड,
अनक्लेम्ड डिविडेंड, कंपनी ने तो डिक्लेयर कर दिया, अब जो आपकी डिटेल्स कंपनी के पास थी, आपने शायद वो बैंक अकाउंट बंद करवा दिया, अब कंपनी के पास वो डिटेल नहीं है, तो आप जाके मांगो कंपनी से, अरे मेरे पास तो मेरा पैसा नहीं आया, तो वो जो पैसा शेयर होल्डर ने आके मांगा ही नहीं है अभी तक, उसको अपन बोलते हैं अनक्लेम्ड डिविडेंड। इज इट क्लियर? देन अनपेड मैच्योर्ड डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट देयरऑन, अनपेड मैच्योर्ड डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट देयरऑन मतलब जब पता ही नहीं रहेगा तो बैलेंस शीट बनाओगे क्या? आइडेंटिफाई कैसे कर पाओगे? डिपॉजिट्स क्या होता है? आपने किसी से पैसा ले रखा था, अपने पास डिपॉजिट ले लिया, ठीक है, अब एक समय के बाद तो रिटर्न करना पड़ेगा ना, तो वो मैच्योरिटी डेट आ गया जिस दिन रिटर्न करना था, बट हमने अभी तक रिटर्न नहीं किया, तो वो हो गया अनपेड मैच्योर डिपॉजिट्स, और जब तक आप नहीं दोगे उसके ऊपर इंटरेस्ट भी ड्यू होता जाएगा, एंड इंटरेस्ट देयरऑन। इज इट क्लियर? कोई ऐसा डिपॉजिट जिसका ड्यू डेट जा चुका है बट आपने अभी तक पे नहीं किया, दैट इज अनपेड मैच्योर डिपॉजिट, एंड उसके ऊपर प्लस उसका इंटरेस्ट भी। क्लियर है? सिमिलरली अनपेड मैच्योर डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर्स का मैच्योरिटी डेट आ गया बट हमने अभी तक पे नहीं किया, तो वो प्लस उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट ड्यू होता है इज कैटेगराइज्ड अंडर अदर करंट लायबिलिटीज। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ, समझ में आया? एग्जांपल्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नॉर्मली प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बहुत सारा कुछ हो सकता है, ठीक है, जो नॉर्मल बेसिक प्रोविजंस होता है जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में हमारा यूज हो सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक है। इनटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, नो हाउ, सॉफ्टवेयर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, माइनिंग राइट्स, लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजी, रेसिपीज, फॉर्मूला, डिजाइन, मॉडल, प्रोटोटाइप, ये सब इंटेंजिबल है। हाँ, नो हाउ मीन्स नॉलेज, नो हाउ मीन्स नॉलेज, गुडविल तो सबको पता है, पेटेंट जब कोई नया टेक्नोलॉजी बनाता है उसको अपने नाम से करवा लेते हैं तो दैट इज पेटेंट। कॉपीराइट, कोई भी कंटेंट को आप कॉपी नहीं कर सकते, जैसे थिएटर में जाते तो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्यों? वो कॉपीराइटेड है। या फिर कोई बुक्स बनाया है तो बुक्स को बिना राइटर के परमिशन के हम कॉपी नहीं कर सकते, कॉपीराइटेड, राइट। देन ट्रेडमार्क, कंपनी का लोगो, लोगो जो होता है दैट इज ए ट्रेडमार्क, नाइकी, एडिडास, प्यूमा का जो साइंस है वो सब ट्रेडमार्क है। नो हाउ इज नॉलेज, सॉफ्टवेयर, वी नो एवरीथिंग, जो हमारे सिस्टम्स में, लैपटॉप्स में, टीवी में चलता है वो सॉफ्टवेयर है, दिखता थोड़ी है, बट इट्स एन एसेट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर, ये क्या है? टाइप ऑफ ए सॉफ्टवेयर जैसा ही है, टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर आईपीआर राइट्स। माइनिंग राइट्स, यस, कोयले का खदान वगैरह का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा कि यहां से जो भी कोयला निकालना मैं निकालेगा, जैसे बहुत सारे समुद्र में इंडिया का जो बे ऑफ बंगाल या वो सब में आता है, ज्यादातर हिस्सा रिलायंस के पास है, वहां से कच्चा तेल निकालने का, तो उसको राइट्स है, माइनिंग राइट्स, ठीक है। फिर आपने केजीएफ देखा था, सोना निकालना माइन में से, वो कोई राइट्स लिया नहीं था उसने, जबरदस्ती अपने अंदर ही कंट्रोल ले लिया। बट जो कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है जिसमें से हम कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो हो गया माइनिंग राइट्स। देन लाइसेंस एंड फ्रेंचाइज, इट्स ऑल्सो एन इंटेंजिबल। रेसिपीज, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी डिजाइन, कोई भी मॉडल, कोई भी प्रोटोटाइप, ये सारा चीज इंटेंजिबल है। इज इट क्लियर? समझ में आया इंटेंजिबल एसेट्स? जैसे हमने ट्रेड पेबल्स का एजिंग शेड्यूल बनाया, वैसे ही ट्रेड रिसीवेबल्स का एजिंग शेड्यूल होता है, सेम। अनडिस्प्यूटेड, डिस्प्यूटेड, दो लोग आएंगे इसके अंदर में। कंसीडर्ड गुड, कंसीडर्ड डाउटफुल, वहां पे क्या था? एमएसएमई एंड अदर्स, कि छोटे लोगों से हमने जो गुड्स खरीद रखा है वो एमएसएमई। आपको पता भी रिसेंटली एक चेंजेस आया था पिछले साल, कि कोई भी बिजनेसमैन ने यदि एमएसएमई से गुड्स खरीद रखा है, राइट, हाँ, 30 डेज से ज्यादा, 30 डेज था, 60 डेज या 30 डेज था, नॉट 3 मंथ्स, उससे ज्यादा ओवरड्यू नहीं होना चाहिए।
मतलब आपने आज खरीदा तो ओवरड्यू लिमिट 30 डेज था या 60 डेज, ऐसे कुछ एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मेरे को, सर्च करना। तो बोलते हैं उतना दिन तक, मतलब 31 मार्च में इफ, हाँ 45 डेज, हाँ 45 डेज से ज्यादा यदि आपका आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर है तो वो क्रेडिटर जितना भी आउटस्टैंडिंग है आपके इनकम में काउंट कर लिया जाएगा और उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा लॉ आया, क्यों आया पता है? छोटे छोटे बिजनेसमैन जो होते हैं, इन लोग, बिजनेस चलता है पैसे से, इन लोगों ने क्रेडिट तो दे दिया, अब आप छोटे छोटे लोगों को यदि पैसा रिटर्न नहीं करोगे, वो बेचारा अपना बिजनेस कैसे चलाएगा, राइट? तो इसीलिए लॉ ने बोला, बल थोड़ा सा है ना मिस इंटरप्रिटेशन हो गया यहाँ पे लॉ से, इनको कवर करना चाहिए था स्मॉल फैक्ट्रीज को, बट अनफॉर्चुनेटली आजकल एमएसएमई के सर्टिफिकेट बहुत सारे लोगों के पास है, जो छोटे नहीं है उनके पास भी है, राइट? तो उनको कवर कुछ और करना था, हो कुछ और गया, बट हो गया तो हो गया। अब 45 डेज से ज्यादा का यदि 31 मार्च में आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर है, देन आप दिखा ही नहीं सकते। इफ आपने दिखाया है तो दैट क्रेडिटर का जितना भी वैल्यू है वो आपके इनकम में काउंट हो जाएगा और उस पर आपको उस ईयर टैक्स देना पड़ेगा। अब जब नेक्स्ट ईयर आप उस क्रेडिटर को पे कर दोगे ना, तब उस नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस में क्लेम कर पाओगे। ऐसा कुछ कहानी आ गया था, तो इसीलिए ये एजिंग शेड्यूल और इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं। अब ये बड़ा बड़ा कंपनीज में तो बनता ही है, क्या पता आईसीआई भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन बना ले। इज इट क्लियर? तो ये एजिंग शेड्यूल थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज कर लेना। सिमिलरली डेटर्स में भी क्या है, लेस, अब क्रेडिटर में क्या पढ़ा था हमने, लेस देन 1 ईयर, 1 से 2 ईयर, 2 से 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर्स। बट डेटर में ऐसा नहीं है, डेटर में क्या है, लेस देन, आइला, लेस देन 6 मंथ्स है, फिर 6 मंथ से 1 ईयर, 1 ईयर से 2 ईयर्स, 2 से 3 एंड मोर देन 3, यानी एक एक्स्ट्रा स्लैब आ गया। वहां पे हमारा क्या हो रहा था क्रेडिटर में, सीधा लेस देन 1 ईयर, बट यहां पे लेस देन 6 मंथ, 6 से 1 ईयर। इज इट क्लियर? सब कैटेगरी दो था, डिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड, यहां पे भी है डिस्प्यूटेड एंड अनडिस्प्यूटेड। अनडिस्प्यूटेड और डिस्प्यूटेड के अंदर क्या था, एमएसएमई एंड अदर्स, बट यहां पे क्या है, कंसीडर्ड गुड एंड डाउटफुल। कंसीडर्ड गुड का मतलब हमें कोई डाउट नहीं, उनसे पैसा मिलेगा ही, दैट इज कंसीडर्ड गुड, गुड डेटर्स है वो मेरे, उनसे पैसा मिलेगा ही। डाउटफुल मतलब प्रॉब्लम है, शायद पैसा नहीं दे, इसलिए तो हम अपने बुक्स में क्या बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? तो इस टाइप का प्रेजेंटेशन आपको करना पड़ेगा इफ ट्रेड रिसीवेबल्स एजिंग के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो। बहुत कुछ है शेड्यूल्स में और एनेक्चर्स में, बट आई हैव कवर्ड ओनली दोज थिंग जो हमारे एग्जाम में काम आ सकते हैं। क्लियर है? ये जो दो अलग से सेपरेट शेड्यूल्स मैंने कवर किए, इनको ध्यान रखना। मुझे तो डर और खौफ है आईसीआई कभी ना कभी तो इसको कवर करे, क्या पता तुम्हारे अटेम्प्ट में ही कवर करे। बट इजी है, देखो छोटा क्वेश्चन बना सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, और बड़े क्वेश्चन में भी कुछ पॉइंट डाल दिया तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसको बनाते कैसे। क्लियर है? बैलेंस शीट समझने में कोई प्रॉब्लम, प्रॉपर्ली याद है अपने को। बैलेंस शीट में सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी आएगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटी में सबसे पहला आइटम कौन सा आएगा, लाइन आइटम शेयर होल्डर फंड। उसमें 3 आइटम्स होंगे, कौन से? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है, उसके बाद सेकंड लाइन आइटम मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज उसके अंदर कौन सा? नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लोन्स एंड एडवांसेस तो एसेट हो गया, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन आइटम करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज के अंदर भी 4 चीजें, क्या क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है, ये हो गया मेरा लाइबिलिटी पार्ट। देन एसेट्स, एसेट्स में 2 ही हेड्स है, वन इज नॉन करंट एसेट्स, अनदर वन इज करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इन्वेंट्रीज नॉन करंट कब से हो गया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और अरे नो लॉन्ग टर्म एफडी याद करो ना, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस,
डेफर्ड टैक्स एसेट, अदर नॉन करंट एसेट। याद होना पड़ेगा बाबा, करते करते तो हो जाएगा, लेकिन वैसे भी याद होना पड़ेगा। नॉन करंट एसेट्स हो गया। फिर करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में क्या था? सीटोस। करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी होता है, ट्रेड रिसीवेबल्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स। समझ में आया? ये सारी चीजें होती, कोई दिक्कत तकलीफ दुख दर्द पीड़ा कष्ट हानि नहीं है। समझ में आया? ठीक है। हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें लास्ट क्लास तक स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाया था, राइट? कम से कम एक आधा क्वेश्चंस देखते हैं। लास्ट क्लास में आपने नंबर 9 किया था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे थे, वही किया था ना लास्ट? इलस्ट्रेशन कर लो जो छोड़ा था हमने, 3 और 4 किया था ना, उसमें बैलेंस शीट भी तो था। 4 में शायद है क्या सब कुछ? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7, फिर 7 कर लो तुम्हारा, यदि वो हो गया तो। सिर्फ बैलेंस शीट ही बनाना है, पीएल नहीं है उसमें। हाँ देखो, अपन करेंगे नंबर 9। अब लास्ट क्लास में ऑलरेडी हमने पीएनएल डिस्कस कर लिया था, राइट? एंड बैलेंस शीट के लिए ऑलरेडी लिख रखा है ना वहां पे, बैलेंस शीट बैलेंस शीट बैलेंस शीट बैलेंस शीट। ठीक है। अब आप लोग सबसे पहले मुझे बस ये बताओ, जहां बैलेंस शीट लिख रखा है उसको हम किधर क्लासिफाई करेंगे? बिल्डिंग कहां जाएगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मशीनरी, लूज टूल्स, लूज टूल्स पीपी थोड़ी हुआ। हाँ यस, इन्वेंट्रीज का कहीं पे लिखाया था क्या मैंने तुम लोग को? वहां पे नहीं लिख के रखा क्या? बहुत कुछ लिखना पड़ेगा आपको धीरे धीरे साथ साथ में नोट्स में। यस, इन्वेंट्री के डेफिनेशन में आता है लूज टूल स्टोर्स एंड स्पेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखो, एड ऑन करो यदि आपको डाउट हुआ है तो। वो भी आएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड एंड लूज टूल्स। ठीक है, तो मैं समझाने के लिए इधर ही साइड में लिख रहा हूं ताकि अपन को याद रहे, रिवीजन जब अपन कर रहे होंगे। इन्वेंट्रीज में क्या क्या आता है? रॉ मटेरियल आ जाएगा, WIP आ जाएगा, फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। नट बोल्ट वगैरह जो होते हैं ना, स्पेयर पार्ट्स वगैरह, वो। और ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए ब्रैकेट में अपन लिख सकते हैं क्या? डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, तो पीपी तो लूज टूल्स कहां जाएगा? इन्वेंट्रीज। देन बैलेंस शीट आपने लिखा था कहां? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा? जब कुछ नहीं बोला तो हमने इन्वेस्टमेंट किया तो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए ही करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये कहां चला जाएगा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब इंटरेस्ट मिलना था बट मिला नहीं अपन को। यस, करंट एसेट्स में
अदर करंट एसेट, सोचना पड़ेगा कि करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, ठीक है। फिर आपको अच्छे से क्लासिफाई करना पड़ेगा, अच्छा नहीं यहाँ तो जा नहीं सकता, यहाँ जा नहीं सकता, यही एक जगह बचा है जहां जाएगा वो, ठीक है। थोड़ा समय लगेगा, आराम से प्रोसेस करके क्या क्या बैलेंस शीट है उसको बार बार देखते रहो, उसके अंदर क्या क्या आता है, फिर आप क्लासिफाई कर पाओगे। एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स, अब डेबिट साइड में दिया हुआ है तो एसेट ही है, राइट। अब एसेट है, एसेट में दो था, एक नॉन करंट और एक करंट। तो नॉन करंट का मतलब क्या है, जो हमारे बिजनेस में 12 महीने से ज्यादा के लिए होगा, लेकिन एडवांस टैक्स तो नेक्स्ट ईयर ही एडजस्ट हो जाएगा। तो ये हुआ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, इन्वेंट्री तो है नहीं, ये ट्रेड रिसीवेबल है नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नहीं है, करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो क्या है ये, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नहीं है। अरे लोन्स एंड एडवांसेस है क्या ये, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है क्या भाई, सुई अटक गई मेरी तो, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, हाँ शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ही तो है ये। आपने क्या किया, एडवांस दे दिया गवर्नमेंट को, एडवांस दे रखा है ना गवर्नमेंट को, एडवांस टैक्स, तो एडवांसेस दे रखे गवर्नमेंट को, तो ये कहां जाएगा। अरे कल को सोचो आपका इतना टैक्स लाइबिलिटी नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट ये पैसा आपको रिफंड करेगी अलोंग विथ इंटरेस्ट। तो जब मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये लोन्स एंड एडवांसेस में आता है, तो ये कहां जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। बैंक कहां जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल, समझ में आया, ये हो गया। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अदर करंट लाइबिलिटीज, फिर और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, तो डेटर से माइनस करके दिखाएंगे, पीएनएल में प्रोविजन बढ़ाया भी तो था, तो ये तो डेटर से माइनस होके आ जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल कहां जाएगा, शेयर कैपिटल में, जनरल रिजर्व, पीएनएल, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एसेट से माइनस होगा, पीपी से माइनस करके दिखाएंगे, समझ में आया। डिबेंचर्स, यस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फिर करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज में अदर करंट लायबिलिटीज, अनक्लेम डिविडेंड, अभी थोड़ी देर पहले बताया, अदर करंट लायबिलिटीज, ठीक है। ये क्लोजिंग स्टॉक तो कहां चला, क्लोजिंग स्टॉक कहां दिखा देंगे अपन, इन्वेंट्रीज में चला जाएगा, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स कहां जाएगा, कोई भी एडजस्टमेंट का डुअल इफेक्ट होता है, तो एक तो आपने पीएनएल में दिखा दिया, सेकेंडली कहां जाएगा ये, बैलेंस शीट में कहां प्रोविजन लाइबिलिटी होता है। अब लॉन्ग टर्म प्रोविजन है या शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन कहां दिखाते हैं अपन, करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन, फिर डेप्रिसिएशन तो एसेट से माइनस हो जाएगा, इसका क्या करोगे, पॉइंट नंबर ई का बस नोट्स दिखाएंगे हम इसका, अभी बताऊंगा कैसे दिखाना है। ये क्या है, ये क्या है, हाँ, यस दिस इज माय कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब बहुत जन को नहीं समझ में आया, नोट्स में लिखा था अपन ने, बिल डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर्ड, इसका मतलब समझ में आता है क्या, समझाना मुझे, बिल्स डिस्काउंटेड नॉट येट मैच्योर्ड का मतलब,
यस, कोई बिल्स रिसीवेबल हमारे पास था, हमने बैंक में मॉर्गेज रखा और पैसा लेके आ गए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा था ना ऐसा, तो वही उसी के बारे में बात कर रहा है, बिल डिस्काउंटेड। तो आपने बैंक में मॉर्गेज रख के बिल का पैसा लेके आ गए। अब ड्यू डेट में बैंक जाएगी ड्रॉई के पास पैसा लेने के लिए, वो तो ड्यू डेट में जाएगी ना, राइट। अब कल को वो ड्यू डेट में ड्रॉई ने बैंक को पैसा देने से मना कर दिया, तब क्या हो? अरे सोचो, तुमने एक बिल साइन किया, मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल, तुम्हारे लिए बिल्स पेबल, मैंने वो बिल बैंक में गिरवी रखा और पैसा लेके आ गया आज ही। ड्यू डेट में जब बैंक तुम्हारे पास आएगी पैसा मांगने के लिए, क्योंकि तुमने साइन किया उस पे और तुमने पैसा देने से मना कर दिया, तो अब क्या होगा? बैंक मेरे पास आएगी ना, यानी मेरा लाइबिलिटी कब बनेगा? मैच्योरिटी डेट पे आप देने से मना कर दो, अदरवाइज मेरा लाइबिलिटी बनेगा क्या? यानी वो लाइबिलिटी जो आज मैंने बिल डिस्काउंट करवाया है बैंक से, मेरा लाइबिलिटी बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। इसी को तो अपन बोलते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी। इसी को अपन क्या बोलते हैं? कंटिंजेंट लायबिलिटी, विच डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट्स और ट्रांजैक्शन। कहीं ना कहीं तो लिखाया था मैंने आप लोगों को। देखिए, एग्जाम्पल्स ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटीज समझना बाबा, ये सब है ना नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना पड़ता है। तो बहुत बार क्वेश्चन में ये डेटा दिया हुआ रहता है, फिर आप जबरदस्ती करते हो, नहीं कहीं तो जाएगा ये बैलेंस शीट में, कहीं तो दिखाना होगा। अरे भाई बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, देयर इज नो अकाउंटिंग फॉर कंटिंजेंट लायबिलिटी, इट इज शोन इन नोट्स टू अकाउंट्स, राइट। अब कंटिंजेंट लायबिलिटी का एग्जांपल, क्लेम अगेंस्ट कंपनीज नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट। मतलब समझाओ, जब तक मीनिंग नहीं समझोगे कोई फायदा नहीं है, हर लाइन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। हाँ कुछ वैसा ही समझ लो। क्या हुआ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपको कमिटमेंट किया था मैं ऐसा करा दूंगा वो करवा दूंगा, बट मैं अचानक थोड़ा बहुत पढ़ाया, आपने पूरी फीस पेमेंट कर दिया, मैं अचानक से उतना नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, आपका सिलेबस विलेबस नहीं गया, आपका एग्जाम आया, कहीं ना कहीं आपका क्लियर नहीं हुआ, तो अब आप गुस्सा, तो आप क्या करोगे कि मैंने तो कमिटमेंट किया था ना कि सब कुछ टाइम पे खत्म होगा, सिलेबस होगा, टेस्ट सीरीज होगा, यदि नहीं करूंगा तो तुम लोग क्या करोगे? केस कर दोगे ना मेरे पे। तो वो क्लेम चल रहा है, लेकिन मैंने अभी तक उसको माना नहीं है, मैं हारूंगा, नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट। तो इफ मैं केस हार गया तो मुझे पैसा देना है, और केस नहीं हारा तो पैसा नहीं देना है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्लेम अगेंस्ट कंपनीज नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट। तो होने या नहीं होने पे डिपेंड कर रहा है। गारंटी, गारंटी एंड कमिटमेंट्स। अब ये गारंटी एंड कमिटमेंट्स क्या है? यू हैव टू एक्सप्लेन मी विथ एग्जांपल। पास करवाई देगा, हम गारंटी दिया कि पास करवाई देगा, राइट। हाँ गारंटी एंड कमिटमेंट्स, ठीक है। लोन लिया, गारंटी के लिए भी हो जाएगा। हाँ, मैंने एक लोन लिया, राइट, बैंक के पास गया, लेकिन बैंक बोला किसी से गारंटी दिलाओ, तो मैंने डायरेक्टर से गारंटी फोन से बात करवा दिया, तो बैंक ने उसके बेसिस पे मुझे लोन दे दिया। अब कल को मैं नहीं पे कर पाऊंगा तो किसको देना पड़ेगा? तो यानी डायरेक्टर की गारंटी जो है वो लाइबिलिटी कब बन जाएगी? जब मैं नहीं दूंगा, और मैं दे दूंगा तो नहीं बनेगी, दैट्स व्हाई इट्स अ कंटिंजेंट। कमिटमेंट्स, कमिटमेंट्स शेयर होल्डर, जैसे कि सपोज आपने अपना शेयर्स ऑफर किया शेयर होल्डर को, उसने एक्वायर कर लिया, आपने पढ़ा होगा शेयर्स में एप्लीकेशन मनी होता है, अलॉटमेंट होता है, फर्स्ट कॉल होता है, फाइनल होता है, राइट। तो उसमें एक रिजर्व कैपिटल भी होता है। रिजर्व कैपिटल क्या था? फेस वैल्यू का वो पार्ट जो आप वाइंडिंग अप के टाइम शेयर होल्डर को बोलते हो पे करने के लिए, उसको हम रिजर्व कैपिटल बोलते हैं, तो आपने वो रख रखा था। अब शेयर होल्डर जिस दिन आपने किसी भी पर्सन को अपने शेयर्स अलॉट किए, उसी दिन से उसने कमिट कर दिया होगा ना कि बाकी बचा हुआ पैसा मैं कंपनी को दूंगा ही दूंगा।
बिकॉज ही और शी बिकम्स द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, तो उस पर जितना भी अनपेड पोर्शन है वो तो वो देगा ही ना. इट्स अ कमिटमेंट, इट्स एन इनबिल्ट कमिटमेंट. इज इट क्लियर? तो वो दे देगा तो कोई बात नहीं, नहीं देगा तो प्रॉब्लम है ना. तो यानी होना या नहीं होना डिपेंड कर रहा है फ्यूचर के ऊपर. रिजर्व कैपिटल, जैसे रिजर्व कैपिटल का इंप्लाइड है कि वो पैसा देंगे ही, अब नहीं दिया तो तब तो शॉर्टफॉल ऑफ मनी हो जाएगा ना. तो उसी को हम कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलते हैं, गारंटी एंड कमिटमेंट्स. ये सब एग्जांपल्स याद रहेगा, तभी क्वेश्चन में एक आधा पॉइंट इसके रिलेटेड दिया हुआ रहता है, तो हम अच्छे से आइडेंटिफाई करके उसको नोट्स टू अकाउंट्स में लिख पाएंगे. नंबर सी, अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन, ये वही था, अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर्स. अब शेयर्स दे दिया, जितना बचा हुआ पैसा है भाई उतना तो देगा ही ना वो, तो दैट इज अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर्स. कॉन्ट्रैक्ट पेंडिंग एग्जीक्यूशन, ये क्या है? जैसे कि एक ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल गया, ठीक है, आपने ले भी लिया, अब आप काम नहीं करोगे तो पेनल्टी देना पड़ेगा, और काम कर दोगे तो नहीं देना पड़ेगा ना. तो दैट इज कॉन्ट्रैक्ट पेंडिंग एग्जीक्यूशन. क्लियर है? नेक्स्ट, बिल डिस्काउंटेड नॉट मैच्योर्ड, ऑलरेडी डिस्कस्ड. प्रपोज डिविडेंड, बोर्ड मीटिंग में हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटेंगे. ये तो जस्ट बोर्ड मीटिंग है, आप ऐसे डिविडेंड डिक्लेयर कर ही नहीं सकते. डिविडेंड को तो एजीएम के अंदर में कंसेंट मिलना पड़ेगा. तो एजीएम में जब शेयर होल्डर का कंसेंट मिल जाएगा तब वो डिविडेंड फाइनल डिविडेंड हो जाता है. प्रपोज मींस इट इज जस्ट अ नॉर्मल प्रपोजल. तो प्रपोज डिविडेंड का कुछ नहीं होता है. वो कब मेरा लायबिलिटी बन जाएगा कंपनी का? जब वो फाइनल बन जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा. ठीक है, जब तक डिक्लेयर नहीं होता तब तक प्रपोज डिविडेंड एक कंटिंजेंट लायबिलिटी है. अनयूज्ड बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स, नहीं लोन ले लिया, लोन इसमें वैसा लोन नहीं आता, इसमें आता है सीसी लिमिट, बैंक ओवरड्राफ्ट लिमिट. ठीक है, आपने बैंक से बोला, बैंक ने आपको 60 लाख का बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, यानी 60 लाख तक, इवन आपके बैंक में एक रुपए भी नहीं हुआ तो आप 60 लाख तक पैसा पेमेंट कर सकते हो, राइट? तो वो जो अनयूज्ड बोरोइंग्स है, हमने तो नहीं किया यूज, बैंक उस पर चार्ज तो लेगी लेगी. क्यों? बैंक ने तो आपका पैसा साइड रख दिया था ना. आपका क्या भरोसा भाई, बैंक ने सोचो वो पैसा किसी और को उधार दे दिया और आप कल ही पहुंच जाओ कि लाओ आपने तो बोला था 60 लाख तक पे कर सकते हो, तो बैंक का तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना. तो उसके ऊपर जो चार्जेस है, दैट इज माय कंटिंजेंट लायबिलिटी, अनयूज्ड बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स. समझ में आया? ये एग्जांपल्स दिमाग में होने पड़ेंगे, एक दो बार रीड करोगे क्लैरिटी आ जाएगा. एडिशनल नोट्स टू बी रिक्वायर्ड एज पर शेड्यूल 3, ये सब बैलेंस शीट के नीचे लिखना पड़ता है. जैसे कंटिंजेंट लायबिलिटी हमने अभी जितने एग्जांपल्स लिखे, या फिर कंपनी ने क्या किया है, कितना क्लास ऑफ शेयर्स बॉन्ड्स इशू कर रखा है, वो सब बताना पड़ेगा. बोनस, एग्रीगेट नंबर एंड क्लास ऑफ शेयर्स अलॉटेड एज फुल्ली पेड अप बोनस. बोनस, यदि कंपनी ने पिछले 5 इयर्स में जितने भी बोनस शेयर्स किए हैं तो 5 साल तक आपको ये बताना पड़ेगा, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द बैलेंस शीट डेट, यानी जिस दिन आप बैलेंस शीट बना रहे हो उसके प्रीवियस 5 इयर्स में इफ कंपनी ने कोई भी बोनस शेयर्स बांटे हैं तो वो आपको नोट्स टू अकाउंट्स में बताना पड़ेगा. एडिशनल नोट्स बोल के उसमें लिखना पड़ेगा कि कंपनी ने इतने नंबर ऑफ बोनस शेयर्स ऑलरेडी बांट रखे. क्लियर है? देन अनडिस्क्लोज इनकम इन टैक्स सर्वे, छापा आ गया, इनकम टैक्स वाले आ गए, उन्होंने पकड़ लिया कोई इनकम और बोला ना 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 ये तो आपने चोरी किया है. तो वो जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम है वो भी आपको एडिशनल नोट्स में बताना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे टैक्स सर्वे हुआ था, टैक्स सर्वे के अंदर में एक्स अमाउंट, इतना अमाउंट अनडिस्क्लोज इनकम टैक्स अथॉरिटी डिसाइड करके गई है. तो वो आपको एडिशनल नोट्स में अपने यूजर्स को बताना पड़ेगा, आप कुछ भी छुपा नहीं सकते. ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन विच इज बेनिफिशियल फॉर द यूजर और विच माइट चेंज द इंटेंशन ऑफ द यूजर, वो सब बताना पड़ेगा अपन को. क्लियर है? डिटेल्स ऑफ क्रिप्टो और वर्चुअल करेंसी, यदि आपकी कंपनी ने कोई भी क्रिप्टो करेंसी वगैरह में इन्वेस्ट कर रखा है
तो उसको एडिशनल नोट्स में बताना पड़ेगा। कोई भी बेनामी प्रॉपर्टीज अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज यदि आपके नाम पे है तो वो सब भी आपको एडिशनल नोट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। या फिर जिस दिन आप विलफुल डिफॉल्टर बन जाते हो, जानबूझ के हाथ खड़े कर देते हो, नहीं है हमारे पास पैसा चुकाने को, तो उस दिन से आपको बैलेंस शीट के नोट्स में वो लिखना पड़ेगा कि हमारे ऊपर इतना इतना का बोरोइंग्स था और हमने हाथ खड़ा कर दिया है, हमारे पास पैसा नहीं है। दैट इज डेट ऑफ बिकमिंग विलफुल डिफॉल्टर। जानबूझ के आप डिफॉल्टर बन गए तो आपको बताना पड़ेगा अपने यूजर्स को कि इस बोरोइंग्स पे हमारा डिफॉल्ट चल रहा है, कंपनी ने पे ही नहीं किया है। क्लियर है? देन रिलेशनशिप विथ स्ट्रक ऑफ कंपनीज, ये क्या है भाई? रिलेशनशिप विथ स्ट्रक ऑफ कंपनीज, वो कंपनीज जो एमसीए की नजर में लाइन आ चुकी है उसके ऊपर, मतलब डीलिस्ट कंपनीज हटा दिया है। लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये कंपनी का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, स्टक ऑफ कंपनीज। लॉ बोलता है इन कंपनियों के साथ ट्रांजैक्शन करना ही नहीं है, खत्म है ये कंपनीज। बट स्टिल हमारा कुछ ना कुछ रिश्ते नाते चल रहे हैं उनके साथ में, कुछ ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं। तो भाई जिन कंपनी का कोई वजूद ही नहीं है उनके साथ ट्रांजैक्शन करोगे तो डूबोगे ना। डूबी हुई कंपनियों के साथ किसने बोला भाई ट्रांजैक्शन करने के लिए? आई बात समझ में? यदि आपने ऐसा कुछ किया है, आपका उन कंपनी के साथ कोई रिश्ता नाता है, तो वो रिश्ते नाते भी आपको बैलेंस शीट के एडिशनल नोट्स में डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, सो दैट यूजर्स आर अवेयर कि कंपनी में कुछ तो गंडोगोल। जो कंपनी जिसके साथ में कुछ कोई रिश्ते नहीं रखना चाहता वो ये रख रहा है, तो ये कुछ तो प्रॉब्लम है, गंडोगोल है। तो हम लोग क्या करेंगे, एज ए इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ईच एंड एवरीथिंग हैज टू बी डिस्क्लोज एज अ एडिशनल नोट्स। समझ में आया थोड़ा बहुत? बाकी तो अपन जब क्वेश्चंस करेंगे और क्लैरिटी आएगा, बट जितने पॉइंट्स अपन ने डिस्कस किए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9, ये दो कहां जाएंगे, ये 2 पॉइंट कहां जाएंगे? कंटिंजेंट लायबिलिटी एडिशनल नोट्स में अपन बताएंगे इसके बारे में। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है? बैलेंस शीट का फेस बनाओ। ऑलरेडी हमने कौन सा आइटम काम आएगा वो लिख दिया। जो आइटम्स बैलेंस शीट के फेस की जरूरत नहीं है वो लिखने का जरूरत नहीं है। अब एक बात बताओ, सबसे पहले आप बनाओगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में कौन सा दिखाना है? एक शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। मनी रिसीव्ड वाला दिखाने का जरूरत नहीं है बिकॉज है ही नहीं हमारे पास में। फिर लाइन आइटम नंबर 2 भी नहीं दिखाना। फिर सीधा हम दिखाएंगे लाइन आइटम नंबर 3, लॉन्ग नॉन करेंट लायबिलिटी, जिसमें कौन सा काम आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स काम में आएगा। और क्या काम आएगा? डेफर्ड टैक्स था नहीं, अदर है नहीं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर में, तो वो सब दिखाना नहीं, सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स रहेगा। फिर एसेट साइड में कौन सा काम आएगा? नॉन करेंट एसेट्स में पीपी काम आ जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट काम आ जाएगा, डेफर्ड टैक्स एसेट है नहीं। फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नहीं है, अदर नॉन करेंट एसेट्स नहीं है, तो नहीं दिखाना। फिर करंट एसेट्स में क्या क्या काम आएगा? इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। ये सारी चीजें हैं यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी साइड में लिख रखी। ठीक है, तो पहले फेस ऑफ द बैलेंस शीट बनाओ, फिर नोट्स टू अकाउंट्स देखते हैं। सो फेस ऑफ द बैलेंस शीट ड्राफ्टिंग किया होगा आप लोगों ने, है ना? बैलेंस शीट में बताइए आप लोगों ने क्या क्या ड्राफ्ट किया। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स क्यों आएगा करंट लायबिलिटी में? उसका तो जरूरत ही नहीं है। ट्रेड पेबल्स आएगा, फिर अदर करंट लायबिलिटीज आएगा एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आएगा। हमने लिखा था ना साइड में, ट्रेड पेबल्स आएगा, अदर करंट लायबिलिटीज आएगा एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आएगा। उसके बाद में बताइए एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिर बस करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस,
अदर करंट एसेट्स, राइट, ये सारा चीज आएगा। इज इट क्लियर? इनका जो भी वैल्यूज है वो अपन प्लॉट कर देंगे। यानी ये सारा चीज लिखा फेस ऑफ द बैलेंस शीट में, ऊपर कंपनी का नाम आ गया, ठीक है। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च जो भी है वो पूरा प्रॉपर्ली लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, वो सब। तो ये सारा आइटम्स आपने लिखा है। अब शेयर कैपिटल का नोट्स बनेगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस का नोट्स बनाना पड़ेगा। और बाकी देखो एक एक आइटम था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में एक ही आइटम था ना, तो एग्जाम में टाइम बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसी के साइड में ब्रैकेट में लिख दिया हमने, क्या था, 14% डिवेंचर और वैल्यू लिख देंगे। अरे जब एक से ज्यादा आइटम हो तो फिर भी नोट्स बना लेंगे एग्जाम में। देखो प्रैक्टिकल लाइफ में हर एक चीज के लिए नोट्स बनता है, बट अभी हम प्रैक्टिकल लाइफ से ज्यादा थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी ध्यान में रखेंगे, तो एग्जाम में टाइम भी तो मैनेज करना पड़ेगा। तो छोटा छोटा एक एक लाइन आइटम के लिए आप नोट्स मत बनाने लग जाना। हाँ, टाइम बहुत एबंडेंस बचा हुआ है तब नोट्स बनाना, अदरवाइज आप उसी के साइड में एक एक आइटम को शो कर सकते हैं। क्लियर है? आई बात समझ में? तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में तो एक ही था 14% डिवेंचर, तो उसके साइड में लिख दिया। लेकिन नहीं, किसी को लगता है भैया हम तो नोट्स बनाएंगे, तो आप नोट्स बना लेना, लॉन्ग टर्म बोरिंग का नोट बनाना और उसमें दिखा देना 14% डिवेंचर्स। क्लियर है? फिर ट्रेड पेबल्स में एक ही चीज है, क्रेडिटर, तो उसका भी नोट्स नहीं बनाया, आप चाहो तो बना सकते थे। अदर करंट लाइबिलिटीज, उसमें ज्यादा आइटम है तो नोट्स बना लिया। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या था, सिर्फ प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, उसी के ब्रैकेट में लिख दिया, नोट्स नहीं बनाया। टाइम बचाना है, जहां पे एक एक आइटम रहेगा वो उसी के ब्रैकेट में लिख के जाना। वी माइट टेक अ रिस्क, वी आर टेकिंग अ रिस्क ऑफ 0.5 और 1 मार्क, बट वो स्लाइट रिस्क चलेगा, मेरे हिसाब से मार्क्स नहीं कट होगा, बट स्टिल 0.5 का रिस्क है तो उससे कोई बड़ा बात नहीं है, हमारा टाइम भी तो बच रहा है, हम दूसरे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्लियर है? पीपी का नोट्स बनेगा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का नोट्स है नहीं, सीधा वैल्यू आ जाएगा। इन्वेंट्रीज का नोट्स बन जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स का नोट बनेगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में एक ही आइटम है तो साइड में लिख दिया, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एक ही आइटम है तो उसके साइड में लिख दिया, अदर करंट एसेट्स में एक ही था, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, उसको भी हमने साइड में लिख दिया। आप चाहो तो इसका नोट्स बना सकते थे, ठीक है? क्लियर है? कोई दिक्कत? फेस बना चुके हो, अब नाउ सी द नोट्स। किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा भैया हाउ कम आपका नोट नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमने पीएनएल बनाया था ना, पीएनएल के अंदर नोट नंबर 1 और 2 डाला था, तो बैलेंस शीट में नोट नंबर 3 4 आ गया। यदि हमने पहले बैलेंस शीट बनाया होता तो बैलेंस शीट में 1 2 से स्टार्ट होता और फिर पीएनएल के नोट स्टार्ट होते, बट हमने पहले पीएनएल बनाना सीखा तो वहां पे नोट नंबर 1 2 चला गया एंड अभी 3 4 चल रहा है। क्लियर है? तो शेयर कैपिटल का नोट्स कैसे आ जाएगा अपना, सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल दिखाना है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, ऊपर में ही दिया है क्या? रिंग लिमिटेड रजिस्टर्ड विद अ नॉमिनल कैपिटल ऑफ ₹10 लाख, यानी यही तो ऑथोराइज्ड कैपिटल है, क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन। क्लियर है? तो पहले दिखाओ ये ऑथोराइज शेयर कैपिटल। फिर इशूड एंड सब्सक्राइब्ड है, इशूड एंड सब्सक्राइब में कितना आएगा, शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है हमारे पास, 4 लाख रुपए का, और फेस वैल्यू 100 रुपए, तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच हो गया ना। तो इशूड एंड सब्सक्राइब में आ जाएगा और ये वैल्यू मेरा बैलेंस शीट में चला गया। शेयर कैपिटल के नोट्स में डाउट है किसी को? बना लिया आप लोगों ने? फटाफट बनाओ।
ठीक है, शेयर कैपिटल का नोट्स हो गया। अब देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या हुआ? जनरल रिजर्व है कितना? 80,000, राइट। अब ये पीएनएल से कहां से पैसा आ गया भाई? ये कहां से पैसा आ गया? कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो। था क्या कहीं पे? हम्म। आम क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते कहाँ है भैया, यही तो प्रॉब्लम है। देखो पॉइंट नंबर ई, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10%। अब जनरल रिजर्व बढ़ाना है तो रिजर्व बढ़ेगा कहां से? प्रॉफिट में से। तो पीएनएल बनाया था ना अपन ने, पीएनएल में नेट प्रॉफिट कितना आया था? अरे अपन ने पीएनएल बनाया था ना लास्ट क्लास में। ये था अपना पीएनएल, 2,12,800 का प्रॉफिट आया था ना। तो इसका 10% ही तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। इसका 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो जनरल रिजर्व जितना था उसमें और ऐड कर दिया हमने ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल। तो मेरा टोटल जनरल रिजर्व का वैल्यू ये हो जाएगा 1,01,280, 1,01,280। फिर पीएनएल का ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था। फिर करंट ईयर का प्रॉफिट 2,12,800, उसमें से कुछ अमाउंट हमने क्या किया, रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो पीएनएल का बैलेंस कम हो गया। तो हमारे पास फाइनल पीएनएल बैलेंस कितना बचा होगा? 241,520। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें रिजर्व्स एंड सरप्लस का टोटल वैल्यू मिल जाएगा। योर टास्क विल बी, आज जितना पढ़ा है उसको अच्छे से आप लोग थोरोली रिवाइज करोगे, कैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन कैसे हुआ, तभी हम कल और फर्दर क्वेश्चंस करेंगे तो क्लैरिटी के साथ क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। प्लस लास्ट क्लास तक अपन ने जो इलस्ट्रेशंस किए थे उनकी बैलेंस शीट भी आप ट्राई करोगे घर पे। रिजर्व्स एंड सरप्लस का नोट्स क्लियर है आपको? फिर कौन सा नोट बनाना है? अदर करंट लाइबिलिटी। अदर करंट लाइबिलिटी तो यहाँ साइड साइड में लिखा था ना। एक आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, दूसरा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अक्रूड बट नॉट ड्यू, एंड द लास्ट अनक्लेम्ड डिविडेंड। ये तीनों अदर करंट लाइबिलिटीज है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अक्रूड बट नॉट ड्यू, अनक्लेम्ड डिविडेंड।
ठीक है। देन पीपी, पीपी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स लेस डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन में एसेट का वैल्यू था और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, तो हम लोग माइनस करके दिखाएगा। बिल्डिंग में से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा और प्लांट एंड मशीनरी में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। डाउट किसी को? डेप्रिसिएशन क्यों नहीं माइनस किया? जब भी हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं, देन जिस दिन एसेट खरीदा था उस दिन से आज तक का सारा डेप्रिसिएशन हम प्रोविजन अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। तो प्रोविजन अकाउंट इज रिप्रेजेंटिंग टोटल डेप्रिसिएशन ऑन दैट एसेट, तो हम सिर्फ वही माइनस करते हैं। मतलब एक होता है, सपोज तुमने एक 1 लाख का एसेट खरीदा, पहले साल का डेप्रिसिएशन है 10,000, तब हम फर्स्ट ईयर 10,000 माइनस करके दिखाते तो हमारे बुक्स में वैल्यू आता है 90,000। फिर तुम नेक्स्ट ईयर अगेन सोचो 10,000 का डेप्रिसिएशन है। एक ही हो गया। एक हो गया कि तुमने एसेट अकाउंट के साथ साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना रखा है, तो एसेट को रिकॉर्ड किया 1 लाख पे। अब जो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है तुमने एसेट से माइनस नहीं करते, हम उसको सेपरेट प्रोविजन अकाउंट में डाल देते हैं। फिर सेकंड ईयर का भी उसमें, थर्ड ईयर का भी उसमें। तो जब तुम एसेट को बैलेंस शीट में दिखाओगे, वो तो बुक वैल्यू पे दिखाना पड़ेगा, और बुक वैल्यू पे कैसे आएगा, कॉस्ट वैल्यू माइनस टोटल डेप्रिसिएशन टिल डेट। तो वो टोटल डेप्रिसिएशन कहां रखा हुआ है, प्रोविजन अकाउंट में, दैट्स व्हाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस हुआ है। ये कंसेप्ट बहुत काम आएगा जब अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे ना, वहां पे और ड्रिल डाउन करेंगे इसको। ठीक है, आगे एडजस्टमेंट्स भी आएगा तो अपन कवर अप करेंगे। क्लास 11 में आपका एक चैप्टर था डेप्रिसिएशन, वहां पे ये कंसेप्ट आप सीखते थे। एक नॉर्मल एसेट अकाउंट होता था, फिर एक एसेट विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सिर्फ डेप्रिसिएशन हम तब माइनस करते हैं जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं है। ठीक है, देन इन्वेंटरीज में नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक एंड लूज टूल्स जो हमने साइड में लिखा था वो आ जाएगा, वो शो कर देंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रेजेंटेशन जैसे आज तक अभी तक आप लोग करते आए हो, फाइनल अकाउंट जब बनाते थे फाउंडेशन में। ट्रेड रिसीवेबल्स तक क्लियर है। अब देखो लास्ट के 2 पॉइंट जिसको हमें एडिशनल नोट्स में लिखना था। एक क्या था कि 31 मार्च के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन टिल 31 मार्च तक तो नहीं किया ना, उसके बाद में किया है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल होने से पहले। तो ये इंफॉर्मेशन आपको अपने यूजर्स को बताना पड़ेगा बाय वे ऑफ एडिशनल नोट्स। प्लस एक कंटिजेंट लायबिलिटी भी था ना, बिल्स डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर्ड, तो वो दोनों एडिशनल नोट्स में आएंगे। कैसे दिखाना है ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया है, ये काफी क्वेश्चंस में दिखेगा आपको। और इसी तरीके से अपन लिखते हैं दैट कंपनी हैज डिक्लेयर्ड डिविडेंड एट द रेट, इस क्वेश्चन में 25% था, ऑन 2nd of April, which is after the close of books of accounts, that is 31st March के बाद है। Though it is before the approval of books, still not accounted for due to relevant accounting standard। स्टिल हमने इसका अकाउंटिंग नहीं किया बिकॉज हमें एएस मना करता है इस टाइप के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि ये कब हुआ है, 31 मार्च के बाद हुआ है। देखो आगे चल के अपन बहुत सारे एएस पढ़ेंगे, वहां पे एक एएस ऐसा बोलेगा, इफ, समझना और सुनना अच्छे से, एक एएस ऐसा बोलेगा इफ कंडीशन एग्जिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट डेट, यानी जिस दिन आप बैलेंस शीट बना रहे हो 31 मार्च को, वो कंडीशन एग्जिस्ट करती थी और बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनलाइज होने से पहले आपको फर्दर एविडेंस मिल गया कि हाँ ऐसा हो चुका है, तब आप
उसका अकाउंटिंग करते हो, अदरवाइज नहीं करते। जैसे कि समझना, ऑन 31st ऑफ मार्च आपको लगता था कि आपका एक डेटर इंसॉल्वेंट हो चुका है या होने वाला है, राइट? क्या लगता था? एक डेटर इंसॉल्वेंट हो गया या फिर होने वाला है। एंड बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ बुक्स पता चला कि इंसॉल्वेंट हो गया, कोर्ट का ऑर्डर पास हो चुका है, तब हम हमारे बुक्स में थोड़ा सा अल्टरेशन करते हैं क्योंकि कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा था, राइट? बट यहां पे ऐसा कोई कंडीशन बोला ही नहीं है, जस्ट हम बाद में डिक्लेयर कर रहे हैं, तो जस्ट एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। एयर्स मना करता है कि इस टाइप के ट्रांजेक्शन का आप अकाउंटिंग नहीं करोगे। क्लियर है? और बाद में तो कंटिंजेंट लायबिलिटी था, उसको बता देंगे बिल डिस्काउंटेड ₹20,000 बट नॉट येट मैच्योर्ड। क्लियर है? इसको बोलते हैं हम एडिशनल नोट्स। समझ में आया? पहला बैलेंस शीट आपने अपने हाथ से ड्राफ्ट किया है, जब तक 5, 7, 8 क्वेश्चंस हो नहीं जाएंगे तब तक रिदम नहीं आएगा। बट वो रिदम तभी आएगा, आप सॉल्व कर पाओगे जब घर जाके जितना आज तक हमने पढ़ा है अच्छे से रिवाइज करोगे। इफ आपने रिवाइज नहीं किया, ऐसे ही 1x 2x में वीडियो देख लिया हो गया, तो नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना मैंने बोला उसको अच्छे से रिवाइज करना है, नोट्स को अच्छे से थोरोली रिवाइज करना। समझ में आया? होमवर्क क्या रहेगा? होमवर्क क्या है? इलस्ट्रेशंस जो हमने किए थे उसका बैलेंस शीट अब आपको ड्राफ्ट करके लेके आना। क्लियर है? विदाउट एनी चीटिंग। एक बार आपसे पूरा बन गया तो उसके बाद आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन से। ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।